हेलो गाइस, आपका वापस वेलकम। तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ मिडेवल इंडिया के में इसका बेसिक हिस्ट्री के बारे में, और यहाँ तक कि ख्वाजा साहब इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसको द्वारा हुई, उससे संबंधित। अब हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में भारत में अरबों का आक्रमण। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से स्टार्ट होता है मुसलमानों का भारत में आने का प्रोसेस, यहाँ से होता है। इसमें क्या है, फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण ऑफ इंडिया जो होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है, जो अरब से होते हैं। पहला मुस्लिम शासक था जिसने आक्रमण किया था। 8वीं शताब्दी में इसने इंडिया पर आक्रमण किया। उस समय खलीफा का पद बगदाद के पास था। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि उस समय खलीफा का जो पद था वो बगदाद के पास था। उस समय अरब का शासक अल हजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। यानी मोहम्मद बिन कासिम जो था वह अल हजाज जो अरब का शासक था उसका सेनापति था। यह 16 वर्षीय था जिस समय यह उसका सेनापति था। तो उस समय सिंध की राजधानी देवल थी। यानी उस समय जो सिंध की राजधानी थी वो देवल थी। ये चीज़ ध्यान रखना, सिंध की राजधानी देवल थी। किस टाइम पे? 8वीं शताब्दी के समय। वहाँ पर एक हिंदू शासक, सिंध का राजा उस समय दाहिर था। ये चीज़ ध्यान रखना, दाहिर था। तो दाहिर ने क्या किया था कि अरबों का एक व्यापार का बंदरगाह था वहाँ पे, इम्पोर्टेंट। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, इसको सुनते जाइए, आप कहानी को, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने देवल में एक बंदरगाह था जहाँ पे अरबों का सामान होके वहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो दाहिर ने अल हजाज के जहाज बंदरगाह से गुजर रहे थे, उनको क्या लूट लिया आक्रमण करके उससे, जिससे अल हजाज की जो इकोनॉमी थी इसको बहुत नुकसान हुआ इस जगह। इसलिए 1712 ईस्वी में अल हजाज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि तुम सिंध पर आक्रमण करो, दाहिर के ऊपर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी पर भारत में और सिंध पर पहला आक्रमण किया, दाहिर पर। और दाहिर की 2 बेटियां थी, ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो सूर्य देवी थी और एक निर्मला देवी। ये चीज़ ध्यान रखना, एक सूर्य देवी और एक निर्मला देवी। इनको अपहरण किया और इनको भेज दिया अल हजाज के पास। अल हजाज जो शासक था उसके पास में। तो अब अल हजाज के 2 बेटे थे जो अयोग्य थे, उसने उनके साथ उसकी शादी करवा दी और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का ने अधिकार कर लिया। यह पहला मुसलमान था जिसने भारत पर जजिया कर लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 बार ये अब तक आ चुका है कंपटीशन एग्जामों में, और बहुत बार पूछा भी जाता है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने जजिया कर लगाया। तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, इसने क्या किया, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान करोगे। इसने टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम, यानी जो नॉन मुस्लिम लोगों पे इसने कर लगाया था कि अपनी आय का आधा या 2/3 भाग, यानी या तो तुम अपना 50% दे दो या 66% जो अपना हिस्सा होता है आय का, उसके बीच की आय आपको देनी पड़ेगी। ये इसके अंदर इसका नियम था मोहम्मद बिन कासिम का। तो अब इसके अंदर आगे क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने और क्या क्या किया। अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का शासक 2 साल का था। सिंध का शासक सिर्फ 2 साल किया उसने शासक। जजिया नहीं वसूला जाता था, किन किन से? विधवा, विकलांगों और ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक जो आगे पढ़ोगे आप, वो था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। इसमें स्वर्ण सिक्कों में चलाने वाला पहला मुस्लिम, यानी इसने स्वर्ण सिक्के भारत में चलाने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना है, जो मैंने अंडरलाइन का देखिए, यह भारत में अरब से घोड़े लेकर आया, जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं। पहली बार भारत में मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। इसने भारत में खजूर की खेती और उत्पादन की शुरुआत की। सबसे पहले खजूर की खेती सिंध में की गई। मानसून शब्द अरबों ने दिया, यानी मानसून जो शब्द अपन ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं वो अरबों के द्वारा ही दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। एटलस मानचित्रावली भी अरबों ने बनाई थी। ये जो फर्स्ट जो एटलस मानचित्रावली है जो अपन हर कॉम्पिटिशन यूज करते हैं, वो भी अरबों के द्वारा ही बनाई गई थी। फर्स्ट मानचित्र वाली नक्शा जो भी बोलते हैं अपन उसको, अरबों के द्वारा 2
अरबी भाषा में अनुवाद की गई थी 2 पुस्तकों का। एक तो चरक संहिता, जो अपनी मेडिकल की जो सबसे बड़ी मानी जाती है बुक, उसको अरबी भाषा में अनुवाद किया एक तो, और एक पंचतंत्र जो बाइबल के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्ध बुक थी, विश्व की दूसरी सबसे अधिक पुस्तक थी, जो मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया। प्रथम बाइबल थी, उसको अपनी भाषा में अनुवाद किया। अब इनमें भी एक चीज़ ध्यान रखना कि चरक संहिता था यह तो चरक के द्वारा लिखी गई थी। किसके शासनकाल में? कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय में। और पंचतंत्र गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, यानी गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र। दाहिर की 2 बेटियां थी, अल हजाज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया। यानी दाहिर की जो बेटियां थी, उन्होंने क्या किया कि अल हजाज जो था उनका ससुर, उसको मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया, क्योंकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। तो उन्होंने उससे ये कह दिया कि हमें तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही हमारा मान भंग कर दिया, मेरी इज्जत छिन-भिन कर दिया, लूट ली है। तो इस पे अल हजाज भड़क गया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे मृत्युदंड दे दिया। ये चीज़ ध्यान रखना। यानी 1714 में मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड अल हजाज के द्वारा दिया गया। इसके बाद में जब इन्होंने राजकुमारियों ने ये बात बताई कि वो निर्दोष था, तो अल हजाज ने उनको भी मृत्युदंड दे दिया। चचनामा नामक पुस्तक में पता लगता है कि वापस अरब लौटने पर अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया। ये जो मैंने भी बताया। भारत के इतिहास से सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला हिंद यूनानी शासक द्वारा। भारत के इतिहास सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का चलन हिंद यूनानी शासक द्वारा किया गया। भारत में पहला मुस्लिम स्वर्ण चलाने वाला नाम मोहम्मद बिन कासिम था। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में हम आते हैं भारत में तुर्क आक्रमण जो है। तुर्क आक्रमण भारत में 1700, जो मध्यकालीन भारत अब यहाँ से हो गया है, इसमें 1712 से, यानी मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हो चुका था मिडेवल इंडिया। तो इसमें भारत में तुर्क आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी था, जो 1000 से 1027 तक, जिसने 27 वर्षों तक शासन काल किया था भारत। अफगानिस्तान में गजनी स्थान पर एक गजनी वंश यामिनी वंश था, जिसका संस्थापक अल्पतगिनी ने की थी। इसकी कोई औलाद ना होने के कारण इसने गुलाब सुबुकगीन राजा बना। वह सुबुकगीन का बेटा ही महमूद गजनवी था, यानी जो अल्पगिनी था अफगानिस्तान का शासक, उसका जो गुलाम था, ये नाम थोड़ा अजीब है, सुबुकगीन, उसका जो बेटा था महमूद गजनवी था, वही राजा बना। उस समय हिंदुस्तान की सीमा पेशावर से शुरू होती थी। यानी कब की बात कर रहा है? 1000 के बाद की बात कर रहा है। तो उस समय पेशावर से हिंदुस्तान की सीमा शुरू होती थी, ये ध्यान रखना। उस समय पेशावर का राजा कौन था? जयपाल। जयपाल राजा था हिंदू वंश का। उस समय जो सुबुक्तगिन था ने कई बार पेशावर पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सब तुर्क कौन था? सुबुक्तगिन। जब 1997 में जब वापस सुबुक्तगिन ने पेशावर पर आक्रमण किया, तो जयपाल ने उसे रोका व उसकी हत्या कर दी। तब 1997-98 में गजनवी के सियासन पर महमूद गजनवी के सियासन पर बैठ गया और इसने एक कसम खाई कि हिंदुस्तान में हर एक साल से यह आक्रमण करेगा। इसी कारण इसने 1000 से 1027, यानी 27 वर्ष में शासनकाल में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार अटैक किया। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अटैक बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में इसने कौन कौन से अटैक किए वो मैं आपको भी बता देता हूँ जल्दी से। तो इसने फर्स्ट अटैक पेशावर पर जयपाल पर किया, पर कोई नतीजा नहीं आया। फिर 1001 में, एक साल बाद ही महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। इस युद्ध में जयपाल को जिंदा छोड़ दिया और हंसकर व्यंग करके उसको जिंदा छोड़ दिया, यानी उसको भीख दे दी
जिंदा रहने की। इस श्रम के कारण जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये चीज़ ध्यान है, जयपाल ने आत्महत्या की थी महमूद गजनी के द्वारा जिंदा छोड़े जाने पर। महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया और बार बार आक्रमण कर हिंदुस्तान पर। इसका उद्देश्य सोना लूटना था, यानी यह सोना लूटने के लिए आता था और हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा को नष्ट करता था। मूर्ति पूजा को, ये जो भी मुस्लिम थे, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ नष्ट औरंगजेब के टाइम पे की गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कट्टर पंथ वाला था शासक, इतिहास में सबसे ज़्यादा। तो इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले टारगेट मंदिरों को बनाया। पहले 1006 ईस्वी में इसने नारकोट मंदिर पर आक्रमण किया। फिर 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल, जो जयपाल का पुत्र था, जो यहाँ पे जिसको इसने पराजित किया था, उसको जिंदा छोड़ दिया था। वो खुद आनंदपाल को इसने पराजित किया। फिर 1011-12 में इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में 1014 ईस्वी में अटैक किया इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर। यह मंदिर कहाँ पे है? यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नामक स्थान पर है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नामक स्थान पर है। वहीं पर इसने भगवान कृष्ण चक्रवर्ती स्वामी की मूर्ति को भी नष्ट किया। ये चीज़ ध्यान रखना है, मैंने अंडरलाइन कर रखी इसको। इसके बाद में इम्पोर्टेंट अटैक कौन सा था इसका? 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर लगभग बहुत मुस्लिमों ने अटैक किया सोमनाथ के मंदिर पर। क्वेश्चन पूछ लेता है जाता है कि सीधा किसने किस टाइम पे और किसके शासनकाल में अटैक किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने, गुजरात में जो सोमनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है उस पर अटैक किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? मैंने कह रहा था ना, पूछ लेते उसके समय कौन शासन था जब अटैक किया था। उस समय भीम प्रथम चालुक्य वंश का था, जो चालुक्य वंश का शासन चलता था उस समय गुजरात में 1000 ईस्वी के टाइम। तो जिसमें सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, उस समय शासन था। अंतिम बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना आप। गजनवी के समय सोमनाथ का मंदिर लकड़ी का बना हुआ ही था, जिस पर सोने का दरवाजा व अंदर भगवान शिव की सोने की मूर्ति थी और चारों तरफ गोल्ड भरा था। ये सब लूटकर उत्तर भारत की ओर चला और रास्ते में जाटों ने उसे घेर लिया और उस पर सोने के दरवाजे को जाटों से लूट लिया। और इसी बात पर महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण जाटों पर किया। यानी महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण जाटों पर किया था, जो भरतपुर और मथुरा के समीप के थे, और उनको हरा दिया। इसके बाद में 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद इसके जो प्रसिद्ध लेखक पूछे थे इसके शासनकाल में, इसके दरबार में, वो कौन कौन थे, ये ध्यान रखना। इसके समय में अल बरूनी था एक, तो जिसने बुक लिखी थी किताब उल हिंद। 1014 में हिंदुस्तान आया था अल बरूनी। दरबारी लेखक कौन था इसका? फिरदौसी, बुक शाहनामा लिखी थी इसने। उत्तबी, बुक चचनामा फारसी भाषा में लिखी थी इसने। वेहाकी बुक कौन सी लिखी? तारीखे सुबुक्तगीन, बायोग्राफी ऑफ सुबुक्तगीन थी जो, वो लिखी थी। यानी इस अल बरूनी, यानी ये ध्यान रखना, इनको नाम को याद रखना आप, मेरे इनकी बुक्स के नाम को। अल बरूनी ने लिखी किताब उल हिंद। उसके बाद में फिरदौसी, जो इसका दरबारी लेखक था, उसने लिखी शाहनामा। उत्तबी ने लिखी चचनामा, फारसी भाषा में अनुवाद किया। वेहाकी ने लिखी तारीखे सबूतगीन, ये बायोग्राफी लिखी थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है वो मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले भारत में सुल्तान व गाजी की उपाधि ली थी। सुल्तान व बगदाद के खलीफाओं के द्वारा कानूनी रूप से दी जाती थी, परंतु इसने सुल्तान की उपाधि खुद ही धारण कर ली थी। यानी सुल्तान की जो उपाधि थी वो बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी, परंतु इसने खुद ही सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। यानी गाजी कौन होता है? जो काफिरों का नाश। काफिर कौन मानते थे? जो किसको नहीं मानते थे? इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, उनको काफिर कहा जाता था। तो ये काफिर को नाश करने वाले को गाजी कहते थे मुस्लिम।
इसके बाद में जो द्वितीय शासक आया इसके मरने के बाद में, वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये सेकंड तुर्क अटैकर ऑन हिंदुस्तान। ये 1175 1206 में शाहबानी तुर्क, शंशबानी तुर्क था, सॉरी गलत बोला थोड़ा सा। उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार व इस्लाम का धर्म प्रचार। वो तो आया था लूटने के उद्देश्य से, इससे पहले जो तुर्क आए। इसका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान पर अधिकार करना, विस्तार करना साम्राज्य का, और धर्म प्रचार करना इस्लाम धर्म को। इसने अपना प्रथम अटैक जो किया वो मुल्तान पर करमाथी जाति पर किया। पाकिस्तान में है मुल्तान के मुसलमानों पर। वह लूटपाट के करके वापस गजनवी लौट गया। गजनवी यह लौट गया इन 1175 ईस्वी में। इसके बाद में 1178 में इसने अटैक किया गुजरात में। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमद्वितीय। भीम फर्स्ट शासक था चालुक्य वंश का, जिस समय मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, गुजरात के अंदर ही था, अभी जस्ट पहले बताया था। यह द्वितीय आक्रमण किया इसने गुजरात में। किसने? मोहम्मद गोरी ने। उस समय भीम द्वितीय शासक था चालुक्य वंश का। मैं कह रहा था चालुक्य वंश गुजरात में उस समय शासन कर रहे थे, परंतु इस पर उल्टा भीम द्वितीय ने आक्रमण कर दिया। भीम द्वितीय ने इस पर बैक अटैक कर दिया जल्दी से, और इसका पीछा किया और इसे हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी को रिहा कर दिया गया, यानी इसको पकड़ लिया और फिर इसको रिहा कर दिया, और गोरी उत्तर भारत की तरफ भाग गया। गोरी की एक आदत थी कि जब ये किसी राजा से हार जाता था तो ये उससे माफ़ी मांग के बच के निकल जाता था और फिर उसी पे आक्रमण करता था। अगले साल इसने 1179 में सिंध और कश्मीर पर गोरी ने अधिकार कर लिया। जो इसने सिंध और कश्मीर पे अधिकार कर लिया इसने 1179 में। ध्यान रखना ये चीज़। गोरी का शासनकाल 1175 से 1206 तक है। उस समय दिल्ली, अजमेर और सांभर पर सबसे, अब तक के जो हिंदू राजा को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है वो था चौहान वंश। उस समय चौहान वंश बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम तो सुना होगा, राजपूतों का सबसे महान शासक माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को। उसकी कहानी भी आपने पढ़ी होगी। तो इसमें क्या था कि उस समय दिल्ली, अजमेर, सांभर पर चौहान वंश का राज था। दिल्ली पे चौहान वंश का शासन था, ये ध्यान रखना। उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान था। इसका दरबारी लेखक भी आप चंद्र बरदाई को आप जानते होंगे। चंद्र बरदाई था, इसने ही पृथ्वीराज रासो लिखी थी। सॉरी 16 बार गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। 16 बार इसने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। वह गोरी को पृथ्वीराज ने 16 बार हराया। ये पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। लेकिन आप ध्यान रखना, जो इतिहास होता है वो कभी भी 100% सत्य नहीं होता है। वहाँ के जो भी लेखक होते हैं वो अपने राजा की बढ़ चढ़ के प्रशंसा करते हैं, तो उसमें बहुत ही झूठी बातें भी लिख देते हैं। लेकिन अपन किताबों पे जो अपन को सबूत मिलते हैं किताबों से, हम उन पे ही विश्वास करते हैं। तो इसके बाद में बार बार माफ़ी मांगकर यह बच के निकल जाता था और पृथ्वीराज इसको माफ़ भी कर देता था। पृथ्वीराज की यही सबसे बड़ी भूल थी, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसके बाद में क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय था, लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज के सब्र का बांध टूटा और लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध। कब लड़ा गया ये ध्यान रखना आप। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की जो राजकुमारी थी संयोगिता, ये चीज़ ध्यान रखना, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता थी, से इसे प्रेम हो गया था और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग के कारण पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भगा लिया था। इस संयोगिता का जो फादर था वो था जयचंद, जो गढ़वाल वंश का था, जो कन्नौज उत्तर प्रदेश का शासक था उस समय पे। तो अब क्या था कि जयचंद था जो पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करता था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा था पृथ्वीराज चौहान, तो जयचंद उससे जलता था। तो इस वजह से इसने अपनी बेटी का विवाह पृथ्वीराज से ना करने की सौगंध खा रखी थी और इसने एक स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में इसने पृथ्वीराज का एक पुतला भी बनाया था।
लेकिन सहयोगिता ने उस पुतले को ही वरमाला पहना के अपना पति स्वीकार किया। तब ही पृथ्वीराज वहाँ आए और सहयोगिता को भगा के ले गए युद्ध करके। तो 1192 में इसने फिर से गौरी ने जयचंद के साथ मिलकर आक्रमण किया। इस बार जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए गौरी का साथ दिया और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और 1192 में मुस्लिम शासन की स्थापना की। इसमें पृथ्वीराज को कैद करने के बाद में कहते हैं पृथ्वीराज रासों में चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज बहुत ही अचूक निशानेबाज थे, तो बिन देखे भी निशाना साध सके थे सिर्फ शब्द सुन के सिर्फ। तो 4 बार 24 गज अंगुल प्रणाम था, ऊपर सुल्तान चुके मत चौहान। ये जब चंद्रबदाई ने कहा तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने तीर से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी अपने तीर से। परंतु इतिहास इस बात को नहीं मानते। वह मानते कि गौरी पृथ्वीराज की हत्या कर मुस्लिम वंश की हिंदुस्तान में स्थापना की। ये चीज़ ध्यान रखना। उस समय जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया, ये ध्यान रखना, 1191 में प्रथम और 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध लड़ा गया, तब हिंदुस्तान उसका एक प्रसिद्ध सूफी संत यानी उसी समय ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती आए थे अजमेर के, जो बहुत बड़े सूफी संत हैं, रहने आए थे। इन्होंने भारत में सूफी मत की स्थापना की। सूफी मत की भारत में स्थापना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सॉरी, मैं वर्ड ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप समझ जाना इस चीज़ को। वह अपनी झोपड़ी अजमेर में बनाई। अजमेर में ही इनकी दरगाह है, ये ध्यान रखना। और इसमें ये भी होता है कि भारत का मक्का कहाँ पे है, तो भारत का मक्का अजमेर को ही कहते हैं, जो ख्वाजा साहब की दरगाह है उसको ही। अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पे इन्होंने झोपड़ी बनाई थी। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी प्रथम राजधानी किसने बनाया, तो दिल्ली को मोहम्मद गौरी ने अपनी प्रथम राजधानी बनाया। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर बिटवीन गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में जयचंद को गौरी ने धोखा दे दिया और चंदावर का युद्ध हुआ दोनों के बीच में। 1194 में उसके दूसरे साल 2 साल बाद ही, तो उसमें क्या हुआ, गौरी ने जयचंद को मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में आ गया ये। लेकिन चंदावर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी से गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये ध्यान रखना, जो गौरी का गुलाम था, इसने चंदावर के युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दामाद भी था, मोहम्मद गौरी का। गौरी के 4 गुलाम थे, प्रमुख गुलाम थे। उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाच, बख्तियार खिलजी। इसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, यानी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने। ये ध्यान रखना आप चीज़। तो इसके 4 आपको गुलाम बता दिए मैंने। तो इसके बाद में गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सेना का सेनापति बनाया और हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य का केयरटेकर कुतुबुद्दीन को बनाकर वापस गौरी गजनवी लौट गया। ये ध्यान रखना। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए 2 मस्जिद बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनाई। एक तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी और एक 2.5 दिन का झोपड़ा था। ये ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुरु हुआ करते जो दिल्ली के प्रमुख सूफी संत थे। इनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन ने अपने गुरु के नाम पर ही 1199 में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची मीनार की नींव रखी, जो कहलाती है कुतुब मीनार। यानी कुतुब मीनार का सबसे प्रथम निर्माण या उसकी नींव किसने रखी, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ध्यान रखना। और 1199 में रखी अपने गुरु के लिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के लिए। ये ध्यान रखना, जिसको वो गुरु मानते थे। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, पर इसे पूरा करवाया इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, 1139 के अंदर। इसके बाद में 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान लौट आया और 1 साल तक दिल्ली में रहा
और जब अगले साल 1206 में वह वापस जा रहा था तो गजनवी इल्तुतमिश के साथ रास्ते में कश्मीर के खोखर जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण में क्या हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी घायल हो गया और उसकी 1206 में मृत्यु हो गई। इसके बाद गोरी का साम्राज्य 3 भागों में बट गया, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, एक यलदौज और एक कुबाच। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत का साम्राज्य मिला, अफगानिस्तान का गजनी का साम्राज्य यलदौज को मिला और कुबाच को अफगानिस्तान का काबुल और कंधार मिल गया। अब अपन पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान के सबसे पहले मुस्लिम वंश गुलाम वंश की स्थापना की। मैंने बताया था कि हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब अपन इसके अंदर गुलाम वंश को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका मैं आगे भी आपको पीडीएफ दे दूंगा। इस लेक्चर को आप 2 बार अगर ढंग से सुन लोगे, आप नोट्स मत बनाना इसके 1% भी, आप सिर्फ इसको ध्यान से सुनना। ये एक स्टोरी के टाइप में मैंने आपको बताया है, आपको ये इतना डेफिनेट याद हो जाएगा कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो सो गाइज, थैंक यू।